नमो नारायण कहानी किस्सा में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे राणा सांगा की। इस समय राणा सांगा को लेकर बहुत विवाद चल रहा है, राजनीतिक विवाद है। जनता के मन में तो वो निर्विवाद हीरो हैं। तो जो विवाद क्या है, ये क्या है, इसका जवाब क्या है, क्या जो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं, इन सबको जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन सवालों के जवाब वीडियो के अंत में ही आएंगे। तो राणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह, क्या भाग्य उस व्यक्ति का जिसके जाने के सदियों बाद भी उसके सम्मान में हजारों लोग भिड़े पड़े हैं। ऐसे लोग जो न उनके कुल के हैं, न जाति के हैं, न उनके क्षेत्र के हैं, कभी कभी उनके धर्म के भी नहीं हैं, उनके सम्मान के लिए लगातार बोल रहे हैं। यही होता है अक्षय यश। राणा सांगा की रण में बहादुरी एक कहावत बनकर रह गई है। आम बोलचाल की भाषा में जो राणा सांगा के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो भी किसी के शरीर में बहुत चोट हो तो ये कहता है, अरे तुम तो राणा सांगा बन गए। तो ये है राणा सांगा के लड़े हुए उस युद्ध की यश गाथा, जिसमें 80 घाव खाकर, अपने शरीर का एक अंग खोकर भी राणा का हौसला कम नहीं हुआ था। उस अजय योद्धा को शत्रु तो युद्ध में परास्त नहीं कर पाया, यम भी उनको युद्ध क्षेत्र से ले जाने का साहस नहीं कर सके। यम के लिए शत्रु का षड्यंत्र जो था वो माध्यम बना, और राणा सांगा इस युद्ध से निकलने के बाद अगले युद्ध की तैयारी के लिए यात्रा करते हुए अपने ही किसी साथी के विश्वासघात से जहर के प्रभाव से मारे गए। कैसा संयोग है कि आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 12 अप्रैल को, तो आज ही राणा सांगा का जन्मदिन भी है। आज से ठीक 543 साल पहले 12 अप्रैल 1482 को राणा सांगा का जन्म मेवाड़ में हुआ था। राणा सांगा का जन्म यशस्वी सिसोदिया राजपूतों के वंश में हुआ था। सिसोदिया स्वयं को गोहिल डायनेस्टी से जोड़ते हैं। गोहिल डायनेस्टी जो सब राजपूतों की सबसे पुरानी और सबसे सेलिब्रेटेड डायनेस्टीज में से है, और ये मेवाड़ के राणा बप्पा रावल के वंशज हैं। वो बप्पा रावल जिन्होंने 8वीं सदी में मेवाड़ की नींव डाली थी। इसी वंश में बाद में महाराणा प्रताप भी हुए। तो वंश तो इनका आज भी सम्मान किया जाता है उसका। हम जो विवाद खड़ा करते हैं उनको तो कोई ध्यान देने की बात ही नहीं है। तो राणा सांगा संग्राम सिंह के पिता राणा रायमल थे। माँ थी रानी रतन कुंवर झाला रानी। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब में जो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें लिखा है कि राणा संग्राम सिंह जो थे, ये मझोले कद के, तगड़े बदन के, गोरे और बहुत बड़ी बड़ी आंखों वाले योद्धा थे। राणा रायमल के 3 बेटे थे, पृथ्वीराज, जगमल और संग्राम। इनमें संग्राम सबसे छोटे थे। किशोरावस्था में थे ये सब बच्चे जब तब एक दिन इनके दरबार में एक ज्योतिषी आया और उसने तीनों राजकुमारों के हाथ देखे और उसके बाद बोला कि राजयोग तो सबसे छोटे वाले के हाथ में है। बड़े वालों को ये बात शायद पसंद नहीं आई, कुछ बाती हुई, झगड़ा हुआ। बहरहाल गलती से बड़े भाई पृथ्वीराज की कटार इनकी आंख में लग गई। खैर उसके बाद वो कहीं और जाकर रहने लगे। और अब समय का फेर देखिए कि एक एक करके पृथ्वीराज और जगमल जो थे वो दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए, और उसके बाद संग्राम सिंह राणा सांगा बनकर 1509 में राजगद्दी पर बैठे। उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच हुई। राणा सांगा की 1 से अधिक रानियां थी। उनमें से कर्णावती के बारे में तो लोग बहुत जानते हैं। उनकी 4 बेटों का पता चलता है, भोजराज, रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह द्वितीय। रतन सिंह राणा के उत्तराधिकारी बने थे। राणा सांगा का पूरा जन्म युद्धों में बीता। कर्नल टॉड की माने तो राणा सांगा की फोर्स में, उनकी फौज में 85,000 घोड़े थे, 5,000 हाथी थे और 2 लाख की इन्फेंट्री थी। और उनका जो अलायंस था, उनके नेतृत्व में 7 शक्तिशाली राजा थे, 9 राव थे और 104 रावल थे। इन्होंने 100 लड़ाइयां जीती, 99 ये जीते, और जो 100वीं थी उसमें जब ये घायल हो गए और बेहोश हो गए तो उनको वहां से निकाल लिया गया था। और उसको लड़ाई को वापस जीतने के लिए जब वो दोबारा लड़ने की तैयारी कर रहे थे और उसी सिलसिले में यात्रा कर रहे थे, तो रास्ते में इनको जहर देकर मार दिया गया था। जैसा कि हमने पहले कहा कि राणा सांगा का पूरा जीवन युद्धों में बीता, जो ज्यादातर म्लेच्छों के विरुद्ध थे। उन्होंने शुरुआती दिनों में ही दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों से लड़ाई करी और जीती। इस तरह उनका साम्राज्य जो था आज के राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात का बहुत बड़े भाग तक था। सिंध के अमरकोट तक में उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। बाबर नाम में बाबर कहता है, दक्षिण में विजयनगर के कृष्णदेव राय और राणा सांगा सबसे बड़े काफिर राजाओं में से एक हैं। वो आगे कहता है कि अपने साहस और तलवार के बल पे राणा सांगा इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसके राज्य में उत्तर भारत का लगभग सारा हिस्सा आ जाता है। राणा सांगा ने 100 युद्ध लड़े, 1 में हारे, जिस युद्ध में उनके शरीर में 80 घाव लगे। उनका एक हाथ कलाई से कट गया और एक पैर खराब हो गया। ये उनकी बहादुरी के मेडल्स थे। उन्होंने भारत की हिंदू जनता के ऊपर से जजिया उठाया था।
भारत के इस्लामीकरण को रोकने में राणा सांगा का अप्रतिम योगदान है। राणा सांगा और उसके पहले भारत में इस्लाम के घुसने से रोकने में इनके पूर्वज जो थे बप्पा रावल का योगदान था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये खानदान जो है ये कम से कम मुस्लिम इन्वेजन को रोकने और उसको फैलने में बहुत सहायक था। अपने जीवन के अंतिम खानवा की लड़ाई में वो बुरी तरह घायल हुए थे और उनको अचेत अवस्था में युद्ध भूमि से निकाल कर लाया गया था। मालवा के शिलादित्य तोमर ने आखिरी मौके पे पाला बदल लिया था और राणा के संग विश्वासघात किया। अपनी 30,000 घुड़सवार सेना के संग जाकर वो बाबर के साथ मिल गया था। ये ठीक है कि उसके बाबर के साथ जा मिलने से अचानक स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ी, स्ट्रेंथ कम हुई, लेकिन उससे भी जो ज्यादा भयानक बात थी कि वो इनकी स्ट्रेटजी लेकर वहां गया था। इनकी कमियां और इनकी मजबूरियां, इनकी कमजोरियां, इनकी ताकत, सब कुछ उसको पता थी। इसका बहुत बड़ा असर उस लड़ाई पर पड़ा। जब ये बुरी तरह घायल हो गए तो आमेर के राजा पृथ्वीराज कछवाहा और मारवाड़ के राजकुमार मालदेव राठौर उन्हें निकालकर युद्ध भूमि से ले गए थे। शिलादित्य के घात और राणा सांगा की हार ने मुगलों के केंद्र को काबुल से हटाकर आगरा बना दिया था। दौसा के पास राजपूत सेनाओं ने डेरा डाला और राणा सांगा का इलाज होने लगा, लेकिन उसके बाद बाबर की हिम्मत भी राजपूताना की ओर बढ़ने की नहीं हो पाई। लेकिन राणा सांगा ने शपथ ली कि जब तक वे बाबर को हरा नहीं देंगे तब तक वापस चित्तौड़ नहीं जाएंगे और पगड़ी नहीं पहनेंगे। तो वो सर पे पगड़ी की जगह एक कपड़ा बांधा करते थे। लेकिन इसकी नौबत आने से पहले ही जब वो एक निर्णायक युद्ध की तैयारी में यात्रा कर रहे थे तो कालपी में वो नहीं रहे। अब आते हैं उस विवाद पर कि राणा सांगा ने ही बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। तो इसका आधार केवल एक ही चीज है, क्या है कि बाबरनामा में बाबर ने ये लिखवाया है। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि कुछ आगे ही वो लिखता है कि राणा सांगा ने उसके साथ सहयोग नहीं किया और वो युद्ध करना चाहता है। वो आगे वो ये भी लिखता है कि राणा सांगा काफिर राजाओं में सबसे शक्तिशाली थे और अपने साहस और तलवार के बल पे उन्होंने लगभग पूरा उत्तर भारत जीत लिया था। लेकिन कहीं भी राणा सांगा से का और उसका सहयोग हुआ हो ऐसा वो कहीं नहीं लिखता है। लेकिन एक तो ये जो था क्रॉनिकल था, ये जो रोजनामचा था जो बाबर के दरबार में लिखा जाता था, वहीं दूसरी ओर एक रोजनामचा और था जो राणा सांगा के दरबार में लिखा जाता था, जो उनके पुरोहित रोज की रोज डायरी लिखते थे, आज क्या हुआ और आज क्या हुआ। उसमें कहीं ये नहीं मिलता है कि राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रण दिया था। उल्टे वहां पर ऐसा जरूर मिलता है कि बाबर ने राणा सांगा को संदेश भेजा था कि हम मिलकर लोधी के साथ, इब्राहिम लोधी के संग युद्ध करेंगे, एक ओर से आप घेरना और एक ओर से हम घेरेंगे। तो उस रोजनामचे में आगे मिलता है कि राणा सांगा ने अपने दरबार में इस पर चर्चा करी। अधिकतर लोगों की राय ये थी कि इस पर बाबर पर विश्वास करना मानो सांप को दूध पिलाने की तरह है। लेकिन उनके राज्य में एक व्यक्ति था शिलादित्य ने सुझाव दिया कि देखते तो हैं क्या होता है, इसको आप हाँ तो कर ही दीजिए। ये एक बात से तर्कसंगत और लगता है कि इस राणा सांगा की जो सेना थी वो बाबर से कहीं ज्यादा मजबूत थी, लोधी से तो बहुत ज्यादा थी। राणा सांगा उसको अकेले एक बार खतौली और एक बार धौलपुर की लड़ाइयों में हरा चुके थे और उसकी सेना राणा सांगा के मुकाबले बहुत छोटी थी। अब अगर हम ये कहें बाबर की क्या हालत थी, बाबर की हालत तो बहुत ही खस्ता थी। उज्बेकों ने उसे पीट पाट के वहां से भगा दिया था और वो अपने देश फरगना और समरकंद जा नहीं सकता था। तो ये ज्यादा तर्कसंगत लगता है कि बाबर को जरूरत हो लोधी को हराने के लिए राणा सांगा की, न कि राणा सांगा को जरूरत हो लोधी को हराने के लिए बाबर की। और अगर मान लो हम एक बार बाबर के उस क्लेम को सच भी मान लें तो निश्चय ही कोई स्ट्रेटेजिक मूव रहा होगा, क्योंकि उन्होंने उसको बुलाया और उसके संग सहयोग किया, ऐसा कहीं नहीं मिलता। और खानवा की लड़ाई इस बात का सबूत है। अगर उनका अलायंस था तो खानवा में इतनी लड़ाई भयंकर उनके बीच में हुई क्यों। और एक और बात समझने वाली है कि अगर उनका अलायंस था तो क्या ये जो हमारे इतिहासकार हैं, लिबरल इतिहासकार हैं, जो ये कहते हैं, जो ये बात सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने बुलाया, क्या वो ये बात मानेंगे कि बाबर विश्वासघाती था। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि दो राजा हैं, दोनों के क्रॉनिकल हैं, दोनों के दरबार में लिखाए गए हैं, तो एक की बात को सच क्यों माना जाए और एक की बात को झूठ क्यों माना जाए। क्योंकि ऐसा और मौकों पे देखा गया है, बाबरनामा में जो बाबर ने लिखवाया है वो झूठ है। एक दो ऐसी घटनाएं जो थी उसमें दूसरे इतिहासकार बताते हैं। तो अब प्रश्न आता है ये कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों बाबर के यहाँ जो लिखा गया बाबरनामा जो है वो ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है बजाय राणा सांगा के यहाँ लिखे गए जो उनका क्रॉनिकल था, उनके जो पुरोहित ने लिखा था उसके। तो इसकी दो वजह हैं। पहली बात तो जब
शेर का शिकार करता है ना शिकारी, तो बहादुर शिकारी ही कहलाता है, शेर नहीं कहलाता है। दूसरी बात यह है कि जब हमने आजाद होते ही अपने देश का शिक्षा मंत्रालय एक विदेशी तुर्क को सौंप दिया, वो तुर्की के ही थे, एक तुर्की सिटीजन को सौंप दिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इतिहास में और पाठ्य पुस्तकों में हमारे देश का महिमा मंडन होगा? नहीं होगा। अब आप स्वयं फैसला करिए कि राणा सांगा क्या थे, क्या जो उनके बारे में विवाद हो रहा है वह सच है या झूठ है। आज की कहानी यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।